हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किस पर फोकस किया था, 11th क्लास के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पर फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर को हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे और आज इसमें लेके आए हैं दोस्तों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेके आए हैं दोस्तों। आज का टॉपिक यही है। आज हम सिर्फ लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक और बिना स्किप किए कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे कितने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है दोस्तों लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दोस्तों बिल्कुल मस्त होना के पढ़ना है दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं लेना। थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और दोस्तों, आज ये डेफिनेटली बताया जाता हूं कि आज के बाद इन लॉज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम मस्त बिल्कुल माइंड में बैठा के जाऊंगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों गे-लुसेक। गे-लुसेक लॉ। एक दोस्तों लास्ट होता है इसके अंदर मेरे भाई एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। तो दोस्तों, ये 5 लॉज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो और दोस्तों, आज हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये लॉज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या इनमें होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले लॉ से दोस्तों। सबसे पहले लॉ से बात करेंगे। पहला लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों, आज क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका ही मतलब आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉ कंजर्व हो रहा है, यहाँ पर मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो ये कहेंगे इस लॉ को किसने दिया था। सबसे पहले लॉ को दिया था, जान लेते हैं, एंटोनियो लावोइजर। एंटोनियो लावोइजर ने दिया था, LAVOISER। और कब, 1789 में दिया था दोस्तों। इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया था, लावोइजर ने, एंटोनियो लावोइजर ने दिया था। और 1789 में इन्होंने ये बताया था कि स्टेटमेंट अब ये आता है कि अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, अब इनके अकॉर्डिंग ये था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but change from one form to another दोस्तों, one form to another। ओके दोस्तों, ये बताया इन्होंने कि कोई भी मैटर जो होता है वो ना क्रिएट हो सकता है और ना ही डेस्ट्रॉयड हो सकता है। क्या कि मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना डेस्ट्रॉयड हो सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। किसने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनियो लावोइजर ने बताया। और कब, 1789 में। ओके, अब एक एग्जांपल तौर पर देखते हैं दोस्तों, ऊपर का रफ कर देते हैं हम पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें हम बताएंगे कि कैसे बताया इसने। अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक मस्त छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। क्या कि CaCO3 लिया, इसको क्या किया गया, हीट, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर हम मास करेंगे इसका, कोई भी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ध्यान रखना सिर्फ बैलेंस केमिकल ही इक्वेशन ही इस लॉ को फॉलो करती है। बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस इक्वेशन कभी भी फॉलो नहीं करेगी।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं दोस्तों। तो वही ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बात करेंगे इसका, तो Ca का कितना होता है 40 प्लस हो गया, कार्बन का हो गया 12 प्लस, O का 16, 16 3 जा 48, टोटल अगर करते हैं तो हमारा आ जाता है 100। ओके, ये तो हमारा रिएक्टेंट का मास हो गया। अब देखेंगे ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इनका मास कितना होगा। पहले इसके बारे में बात करेंगे, तो 40 और प्लस 16, तो ये हो गया 56। मास है दोनों, एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का 40, तो एक है तो 40, O का 16 होता है 16, 56 हो गया। इसका कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 या 32, ये हमारा हो गया 44, और दोनों को ऐड किया तो दोस्तों यहाँ भी कितना आता है 100 आता है। तो हम ये कहते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना मास पहले था वही बात को है, इसमें डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं, ना ही बना, नॉर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉयड हुआ, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दोस्तों ये क्या है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है दोस्तों, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस मास कंजर्व है, चाहे रिएक्शन के पहले देखो या फिर बाद में देखो, कंजर्व है, पूरा जितना था उतना ही है। और इस लॉ को देने वाले हमारे एंटोनियो लवोइजर थे 1789 में, ये दिया। क्लियर, देन यही था इनका। सिर्फ एक स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल देता हूं कि इनका स्टेटमेंट है था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। mass, that mass of the reactant, you can write this one also, the mass of the reactant is equal to the mass of the product। तो इसमें ये होता है कि रिएक्टेंट का मास जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, और यही स्टेटमेंट दिया था दोस्तों हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम दूसरे वाले पर हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों अगर समझ में आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप चैनल देख लेते हैं वीडियो, अच्छी बात है और देखना भी चाहिए, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ दोस्तों जरूर कीजिएगा। ओके, तो बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ हमारा ये था कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बात करेंगे इस लॉ को किसने दिया था, ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। जोसेफ प्रोस्ट, PRAUST, प्रोस्ट ने दिया था, PROUST, प्रोस्ट ने दिया था, और 18th सेंचुरी में दिया था दोस्तों। ये किसमें दिया था, 18th सेंचुरी में। किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने 18th सेंचुरी में दिया था। और इसके अकॉर्डिंग ये था कि इन्होंने ये कहा गया, अगर कोई भी कंपाउंड होता है, अ गिवन कंपाउंड हैज a definite number of atoms and has a definite proportion by mass। इसका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी अगर कंपाउंड होता है, कोई गिवन कंपाउंड होगा, तो उसमें डेफिनेट एटम्स होंगे। ओके, जो सेम एटम्स होंगे, और वी कैन से द सेम एटम्स होंगे। गिवन कंपाउंड हैज अ सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड हैज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट लेके यहाँ पर हम सेम लिख सकते हैं दोस्तों, हैज अ सेम नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करते हैं दोस्तों, वाटर होता है H2O। वाटर किससे मिलके बना हुआ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। H में कितने होंगे, हमेशा H में 2 एटम्स होंगे, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 होगा, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे।
ओके। इनका अगर प्रोपोर्शन निकालते हैं, H2O का अगर प्रोपोर्शन निकालेंगे दोस्तों, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 2 जा 2 रेशियो, और 16 1 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कहेंगे कितना रेशियो होगा, 1:8 में ही होता है ये। समझ लो फिर से एक बार दोस्तों कि इस लॉ को किसने दिया, जोसेफ प्रोस्ट ने 18वीं सेंचुरी में। इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी गिवन कंपाउंड है तो उसमें सेम नंबर में एटम्स होंगे, और वो एटम्स कैसे में होंगे, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, उनका प्रोपोर्शन डेफिनिट होगा। वाटर अगर ये होता है तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनिट में होते हैं, किसमें 1:8 में ही होते हैं, चाहे उसका सोर्स कहीं से भी हो। अगर हमने लिया रिवर से ले लो, रिवर से ले लो, ओशन से ले लो, लेक से ले लो, हैंडपंप से ले लो, हैंडपंप से ले लो, और वेल से ले लो, कहीं से भी वाटर ले लिया हमने, कहीं से भी अगर हम वाटर ले रहे हैं H2O ही होगा, और उसके अंदर दोनों एलिमेंट का प्रोपोर्शन कितना होगा, 1:8 ही होगा बाय मास। ओके, कैसे निकाला, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 तो 2 आ गया, और 16 O का 16 होता है तो 16 × 1 16 आ गया। 2 और 16 का रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, 1:8 आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वाटर चाहे किसी भी सोर्स से लिया गया हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो प्रोपोर्शन होगा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा कितना होगा, 1:8 ही होगा दोस्तों। कितना होगा, 1:8 होगा। और इसको किसने दिया था, अगर अमोनिया देखी जाए, सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन 1 × 3, तो 3 14:3 ही होगा। चाहे अमोनिया लैब में बनाई जाए या बाहर से बनाई जाए या फिर यूरिन से हो जाए या यूरिया को कहीं से भी हो, तो उसमें जो अमोनिया होगी हमेशा उसमें फिक्स्ड मास, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा बाय मास, कि नाइट्रोजन का 14 होगा और हाइड्रोजन 3 होगा, तो 14:3 मास में ये होता है। अगर CO2 देखा जाए तो 12 दोस्तों 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। अब 32 को देखें, 6 जा 16 जा 3 जा और 8 जा, तो ये कहेंगे कितना होता है, 3:8 ही हमेशा इन दोनों में का मास होगा। अंडरस्टूड दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपका कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं, अपने सजेशन देख सकते हैं दोस्तों। और जो कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन को और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले भी लिया होगा दोस्तों। बात करते हैं आगे वाले अगले लॉ की बात, थर्ड लॉ की ओर मूव करते हैं दोस्तों। तो थर्ड लॉ हमारा क्या है, थर्ड लॉ ये होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों अब इनमें बात करेंगे क्या, इस लॉ को किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। इस लॉ को किसने, जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, जॉन डाल्टन ने कब, 1803 में दिया था इस लॉ को। ठीक है, कब 1803 में दिया गया जॉन डाल्टन ने। और इसमें इन्होंने कुछ बात बताई थी। इन्होंने ये बताया इसके अंदर कि अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट, अकॉर्डिंग टू मी, इनके अकॉर्डिंग ये था कि अ कंपाउंड मीन्स if two elements combined each other and form more than one compound comma the mass of the one element is combined with the fixed mass of the other element,
of the other element they are in simple ratio। दोस्तों सिंपल है, इस पर कोई लैंग्वेज में थोड़ा हो सकता है, लैंग्वेज पे मत जाना, क्योंकि मेन चीज पर देखना क्या चीज है। माना कोई भी दो एलिमेंट जब कंपाउंड होते हैं, दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक साथ, और वो एक से ज्यादा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जो मास होगा पहले एलिमेंट का, वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। और जो कंबाइन करेगा दूसरा जो एक का तो फिक्स्ड मास होगा, जबकि दूसरा वाला होगा तो उनमें एक सिंपल रेशियो होती है। देखते हैं दोस्तों, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके ही दोस्तों क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके दोस्तों, H2O2। अगर इसमें बात आए H2, और यहां भी कितना मास है इसका, 2 है, और हाइड्रोजन में भी मास कितना है, 2 है। ओके, अब ऑक्सीजन का यहां पर देखें और ऑक्सीजन का यहां पर देखें, ये वाला पहला कि ये वाला, देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल समझ के चलना है, एक एक चीज समझना है। ओके, एक एक चीज समझना है दोस्तों, एक एक। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, H2 है ये वाला पोर्शन इसका, और इसका थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन का 2 है, इस हाइड्रोजन का भी 2 है। अब आता है ऑक्सीजन, यहाँ O2। देखो दोस्तों, समझना इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन का यहां पर कितना है, 16, और यहां पर कितना है, 32 है। देखो दोस्तों, बिल्कुल समझना है, आगे और देखते हैं, इधर आ जाएगा। तो जब बात करेंगे इसकी, तो हमने कहा इसका मास तो क्या है, फिक्स्ड है। अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसमें भी कंबाइन कर रहे हैं दो एलिमेंट पर डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ये कंबाइन करके वाटर बना रहा है, ये कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का मास 2 है, यहां पर भी 2 है, ये तो फिक्स्ड मास है। और इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसका कितना है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 32 है। कितना है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 32 है। अब इन दोनों का तो फिक्स्ड मास जब होगा, ठीक है ना, जब इन दोनों का तो फिक्स्ड मास है, पर इन दोनों का जो मास है वो अगर इनका रेशियो निकालते हैं, 16:32 अगर हम निकालते हैं, तो इनका रेशियो एक सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में आ जाता है दोस्तों। किस में आ जाता है, सिंपलेस्ट रेशियो के। कोई दो एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलके अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का तो इसमें फिक्स रहेगा, एक एलिमेंट का क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, जबकि दूसरे एलिमेंट के रेशियो में एक सिंपलेस्ट पाया जाता है, एक सिंपलेस्ट पाया जाएगा, सिंपल रेशियो पाया जाता है। और यही कौन बताता है, हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों एक एग्जांपल यहां भी देख लेते हैं कि यहां पर एक और बता देता हूं, एक तो CO हो गया और एंड CO2 हो गया, दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट है, C और O, यहां भी C एंड O। ओके, तो कार्बन ये हो गया, और एक अब देखेंगे यहां पर कार्बन है, तो कार्बन में यहां पर कितना है, 12 है। ओके, यहां के कार्बन में कितना है, यहां का मास, यहां भी 12 है। ऑक्सीजन का यहां पर कितना है, 16 है, यहां पर ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। समझ के चलो दोस्तों, एक एक चीज समझना है। तो इन दोनों का मास तो सेम होगा पहले एलिमेंट का, और दूसरे एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों में कितना रेशियो, 16:32, तो यहां भी क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 ही पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो उनमें एक एलिमेंट का तो फिक्स रहेगा, जबकि दूसरे एलिमेंट के रेशियो में सिंपलर रेशियो पाया जाता है। वही तरीके देखो, इसमें इन दोनों का तो सेम है, जबकि इन दोनों के रेशियो में क्या पाया गया, सिंपलेस्ट रेशियो पाया गया, 1:2 ही पाया गया है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई नाइट्रोजन अगर है, देखो अब एक और ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, एक और शब्द का छोटा सा, NO बना रहा है एंड NO2 बना रहा है। ओके, एक और ले लिया, NO3 बना रहा है। देखेंगे दोस्तों क्या होगा, NO3 बना रहा है। अब NO2 NO3 इन सब में तो N का 14 है, 14 है, 14 है, तो पहला तो एलिमेंट सेम हो गया। दूसरी बात आती है, ऑक्सीजन का है 16 है, ऑक्सीजन का क्या है 32 है, और ऑक्सीजन का क्या है 48 है। ओके, क्योंकि O का 16 और O का 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48,
समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल माइंड खोल के रखिएगा, जबरदस्त बिल्कुल माइंड खोल के रखना है। माइंड को ब्लॉक नहीं करना, माइंड को ऑन करना है दोस्तों। तो इन तीनों में अगर रेशियो निकालते हैं तो 16:32:48, तो इनमें क्या आता है 1:2:3 आ जाता है दोस्तों। यही सिंपलेस्ट 1:2:3 आ रहा है। और यही क्या होता है दोस्तों, सिंपलेस्ट रेशियो है कि 1 2 3 ऐसे ही जितने ऑक्साइड बनते जाएंगे, जितने भी कंपाउंड बनाता जाएगा, उनमें सब में दूसरे एलिमेंट के किसमें, इनके दूसरे एलिमेंट के रेशियो में क्या पाई जाएगी, सिंप्लिसिटी पाई जाएगी। आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ के कमेंट दीजिए प्लीज दोस्तों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की, अगले लॉ की। अब दोस्तों बात करते हैं, अब अगला लॉ आता है गे-लुसैक लॉ। ओके, अगला बात आता है दोस्तों गे-लुसैक लॉ। अब गे-लुसैक लॉ का मीन्स क्या था दोस्तों? गे-लुसैक किसके बारे में किया? इन्होंने गैसियस के बारे में किया, गैसेस के बारे में किया। किसके? गैस के बारे में, गैसियस वॉल्यूम के बारे में किया। और कुछ नहीं, इन्होंने सिंपल बताया। किसने दिया था? गे-लुसैक ने दिया था। ओके, गे-लुसैक ने दिया था इनका। और बात आती है गे-लुसैक ने कौन से ईयर में दिया था? ये दिया था 1811 में दोस्तों। किसमें? 1811 में इस लॉ को दिया गया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन two gases combined each other or produced by the chemical reaction then they do so in a simple ratio। दोस्तों थोड़ा सा ये लाइट हो गया है मार्कर, आज की क्लास हो जाए क्योंकि नेक्स्ट डे में हम आगे कुछ अरेंजमेंट करेंगे, नेक्स्ट लेके आएंगे दोस्तों। अभी तो कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोस्तों हम अभी नहीं ले सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी। तो ये बताया गया कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो जब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर दो गैसेज आपस में कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उनके अंदर क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो होगी। क्या होगी दोस्तों? सिंपलेस्ट रेशियो होगी। ये बताया गया क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिली और वाटर बना रही हैं। तो ध्यान होगा कि ये तो 2 ml होगी और ये 1 ml होके ये 2 ml क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान रखो दोस्तों, क्या कि जब ये दो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब दो गैसेज आपस में कंबाइन करती हैं तो इनके बीच में क्या होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंपल रेशियो होता है। माना ये 2 ml होगी, ये 1 होगी, तो ये कितना बनेगा? 2 ml बनेगा। समझ में आ रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लो, N2 और H2 क्या बना रही हैं? NH3 बना रही हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ये कहेंगे ये 1 होगा और ये 3 होगा, 3 ml, तो ये कितना बनेगा? ये 2 ml बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? ये 2 ml बनता है। तो बिल्कुल सेम एक टू जेड माइंड में रखिएगा कि क्या होगा, एक एक समझना है। बिल्कुल दोस्तों समझ में चलना है, क्योंकि अगर ये 2 ml क्यों ले रहे हैं? 1 ml N2 + 3H2 देन 2NH3, ये 2H2 + O2 देन 2H2O। तो जब दो गैसेज आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके बीच में एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। यही किसने बताया? गे-लुसैक ने बताया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब दो गैसेज आपस में मिलेंगी तो इनमें क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। जो मिल रही हैं इनमें सिंपल रेशियो होगा। ये गे-लुसैक ने बताया था 1811 में।
ओके दोस्तों, ये इसको कंप्लीट नाम अगर बात कहते हैं तो गे-लुसैक ऑफ गैसियस लॉ, गैसियस वॉल्यूम, GASEOUS, गैसियस वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। ओके, पूरा गे-लुसैक ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। गे-लुसैक का बहुत इजी है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कुछ नहीं करता है, ये दो गैसेस को मिलाता है और दोनों गैसेस सिंपल रेशियो में होनी चाहिए बस। दोनों गैसेस किसमें होती है? सिंपल रेशियो में जब दो मिलेंगी। ओके, बात करते हैं दोस्तों लास्ट वाले लॉ की, आज के लॉ की लास्ट का लॉ क्या कहता है दोस्तों? एवोगैड्रो लॉ आता है दोस्तों, एवोगैड्रो लॉ आता है दोस्तों ये। ओके, एवोगैड्रो लॉ क्या था? इन्होंने सिंपल बताई ये बात भी कि इन्होंने सिंपल ये कहा कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, have an equal number of moles, moles of molecules। समझ में आया क्या? यही बताया गया कि अगर दो गैसें ले ली, माना H2 ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, अगेन हम दोस्तों यही ले रहे हैं कि दोनों गैसें ये है और ये है, सेम टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, दोनों के दोनों सेम है और दोनों का 2 ml है, ये भी 2 ml है। तो इनके अंदर जो मोल्स होंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे दोस्तों? सेम होंगे। यहाँ भी क्या होंगे? सेम होंगे। यही किसने बताया? एवोगैड्रो ने बताया। इसको एवोगैड्रो लॉ भी कहते हैं। यही एवोगैड्रो लॉ है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम अगर गैसेस का है तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें अंतर इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वही है कि दो गैसेस अगर होंगी तो उनके अंदर इक्वल वॉल्यूम होंगे और दो गैसें होंगी तो उनमें मॉलिक्यूल्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। और दोस्तों हमें पता होगा कि Na इसका एवोगैड्रो होता है। और अगर बात करते हैं 1 मोल की तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23 क्या आएंगे? पार्टिकल्स की बात आती है, पार्टिकल्स होते हैं। अगर 1 मोल एटम की बात आ रही है तो समझ लेना क्या 6.022 × 10⁻23 क्या होंगे? एटम्स होंगे। और 1 मोल मॉलिक्यूल की बात आती है तो कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। वही है कि अगर दो गैसेस हैं इक्वल वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होंगे तो उनके अंदर मोल्स और मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो वही है, गैस मॉलिक्यूल में होती है तो मॉलिक्यूल में एक मोल में कितने, एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने होते हैं। और ये इतने होते हैं, इतने ही ये उतने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रो नंबर को। ओके, Na एवोगैड्रो ये नंबर होता है। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए एक नए टॉपिक्स, मस्त टॉपिक लेके आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक है जान लेके आते रहेंगे और ना मिटने देंगे आपकी शान। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आए होंगे आज पांचों के पांचों लॉ। तो दोस्तों आज पार्ट 2 बस यहीं तक था। अब हम पार्ट 3 में अगले टॉपिक्स लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 में ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग ही नए टॉपिक के साथ, अगले वाले फीचर्स टॉपिक के साथ जो बचे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो, हर एक वीडियो को आप तक पहुँचते रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।